डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है स्टैंड गेरलाच एक्सपेरिमेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के अंदर और हर बार एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में, जो कि स्टैंड और गेरलाच ने बताया था कि देयर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, यानी इलेक्ट्रॉन का रोटेशन प्रेजेंट होता है। और एक टर्म और होगी दैट इज कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशन। तो दे प्रूव्ड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पेस क्वांटाइजेशन बाय प्लेसिंग एन एटम इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन होती है और स्पेस क्वांटाइजेशन भी होता है। इन दोनों को उन्होंने प्रूव किया था कि जब उन्होंने एटम को रखा था नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि स्पिन जब भी होता है तो ऑब्वियस है वहाँ पर डायरेक्शन का रोल होता है, और डायरेक्शन जब भी आती है तो वो चीज़ क्या बन जाती है, वेक्टर बन जाती है। और स्पेस क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि इट कैन टेक ओनली सर्टेन डिस्क्रीट ओरिएंटेशन विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव कर सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट जा रहा है डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है लेफ्ट टू राइट, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा जो भी क्षेत्र होता है उसके विद्युत क्षेत्र, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन हम लेंगे वो डायरेक्शन लेंगे जेड डायरेक्शन। तो अब बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है, जो स्टैंड और गेरलाच ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है ओवन। तो ओवन के अंदर बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम्स यूज कर रहे हैं ऑफ सिल्वर। अब न्यूट्रल एटम जो होंगे ऑफ सिल्वर वो बेसिकली फॉर्म होंगे ओवन के अंदर। उसके बाद वो क्या करेंगे, ये जो S1 S2 में नजर आ रहा है स्लिट्स, उसके थ्रू पास होंगे। अब S1 S2 बेसिकली क्या करेंगे कि जो भी यहाँ से बीम जा रही है उसको वो कॉलीमेटेड कर देती है। कॉलीमेटेड का बेसिक मीनिंग होता है कि बीम को एक ही डायरेक्शन में ले जाना और बीम को फाइन कर देना। ठीक है, ये दो बेसिक काम होते हैं कोई भी स्लिट के, और जहाँ पर वो उस बीम को क्या करती है, कॉलीमेट करती है, यानी बीम जो ट्रेवल करती है अपने एक ही डायरेक्शन के अंदर। तो स्लिट्स फॉर कॉलीमेशन ऑफ बीम। उसके बाद हमने यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ वर्ड यूज लिया है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑब्वियस है यहाँ पर क्या लगानी पड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और मैग्नेट के अंदर हमेशा हम जानते हैं कि दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और मैग्नेट को अगर हम सेपरेट भी कर देते हैं यानी ब्रेक भी कर देते हैं तो भी ये पोल आइसोलेट नहीं होते, यानी हर मैग्नेट के अंदर ये पोल प्रेजेंट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की खास बात क्या होती है कि जब भी यहाँ करंट फ्लो करती है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन होता है चार्ज यानी आवेश, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन होता है करंट यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dQ/dt। तो अगर करंट फ्लो कर रही है तब तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और करंट अगर जीरो तो ऑब्वियस है मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि जब वो बीम इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू पास होगी तो वो एक डिटेक्टर स्क्रीन जो हमने यहाँ यूज़ की है उसके ऊपर जाके वो टकराती है, जहाँ पर हमने तीन पोजीशन मार्क की है, P1, P और P2। P1 और P2 तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन यानी पर्टिकुलर एंगल पे है, लेकिन P का क्या रोल है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है तो ऑब्वियस है मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो उस केस में कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस एटम नहीं करेगा, और कोई भी फोर्स अगर एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो उसके अंदर कोई भी फेज शिफ्ट नहीं आएगा और वो सीधा का सीधा जाके स्क्रीन पर टकरा जाएगा। तो ये जो पॉइंट P बता रहा है ये वो पोजीशन बता रहा है जहाँ पर कोई करंट नहीं है, देयर इज नो करंट। इफ देर इज नो करंट देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो देर विल बी नो फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द एटम, यानी कोई भी एटम जो उस पॉइंट से गुजरेगा वो कोई भी बल को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो उस केस में वो सीधा का सीधा जाएगा और किस पॉइंट से टकराएगा, जाके पॉइंट P से। तो यही चीज हमने यहाँ पर मेंशन की है कि बीम ऑफ न्यूट्रल सिल्वर एटम was formed by heating silver in the oven। ठीक है, with the help of slit S1 S2 the beam is collimated। स्लिट S1 S2 की सहायता से बीम को क्या कहता है, कॉलीमेट। कॉलीमेट मतलब क्या होता है कि बीम को एक ही डायरेक्शन में ले जाना, एंड इट विल ऑल्सो मेक बीम फाइन। दिस बीम विल पास थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट विच विल प्रोड्यूस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब वो बीम किससे गुजरेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट से, जिससे वहां पर क्या उत्पन्न होगा,
नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में लास्ट में वो बीम कहाँ पर रिसीव होगी, डिटेक्टर स्क्रीन पे या प्लेट, और या फिर जो प्लेट होगी वो फोटोग्राफिक प्लेट पर जाके वो रिसीव हो जाएगा। तो हमारे वहाँ पर क्या मिलेगा, दो ट्रेसेस मिलेंगे, दो ट्रेसेस, एक प्लस जेड डायरेक्शन में और एक माइनस जेड डायरेक्शन में, विच आर सिचुएटेड सिमेट्रिकली, यानी दोनों की जो पोजीशन होगी, जैसे P पॉइंट के ऊपर P1 है और P पॉइंट के नीचे P2 है, तो P1 और P2 दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिकल, यानी दोनों की हाइट जो होगी वो सेम होगी। तो इस तरह से हमें दो ट्रेसेस मिलेंगे, और जो P पॉइंट है वहाँ पर कोई भी करंट नहीं है, तो वहाँ पर वो कैलकुलेशन एप्लीकेबल नहीं है। बीम ऑफ सिल्वर एटम स्प्लिट इट इनटू टू डिस्क्रीट कंपोनेंट, जैसा कि हमने दिखाया था प्लस जेड और माइनस जेड में जो बीम ऑफ सिल्वर एटम होंगे वो स्प्लिट यानी बढ़ जाएंगे। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अदर एटम के साथ भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। डेट ऑल्सो रिजल्टेड इनटू टू और मोर डिस्क्रीट कंपोनेंट। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को अगर हम अदर कंपोनेंट के साथ भी, अदर एटम के साथ भी अगर करते हैं तो भी वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा डिस्क्रीट कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। अब मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट हमेशा एक्सपीरियंस करती है एक नेट डिफ्लेक्टिंग फोर्स को इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, विच मीन्स एटम विल बिहेव लाइक टाइनी एटम। क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब भी हम कहते हैं तो उसमें बहुत सारे, जैसे कोई भी एटम है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, हर पार्टिकल क्या करेगा, एक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। अब एक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा तो ऑब्वियस है कि क्या होगा कि वहाँ पर हर पार्टिकल जाके स्क्रीन पर टकराएगा और हर एक का अलग अलग एंगल होगा। तो अलग अलग एंगल होगा तो क्या होगा, वहाँ पर एक कंटिन्यूस बैंड बन जाएगा। अब कंटिन्यूस बैंड बनेगा तो इसके क्या मतलब होगा कि वहाँ पर कोई भी स्पेस क्वांटाइजेशन प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज देयर विल बी सो मेनी एंगल्स। लेकिन जो स्टर्न और गेरलाच ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर जो ऑब्जर्व किया था कि वहाँ पर जो स्पेस क्वांटाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, एक स्पेसिफिक एंगल होगा। तो ये जो हमने वर्ड बोला है इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर डायग्राम को देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम जो है, इसके अंदर जब वो बीम इलेक्ट्रोमैग्नेट से पास होगी तो वहाँ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या होगा कि हर एटम, क्योंकि वहाँ पर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं यानी छोटे छोटे एटम्स हैं, वो सब क्या करेंगे, नेट डिफ्लेक्टिंग फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा कि अलग अलग एंगल पे सब जाके टकराएंगे तो क्या होगा, एक कंटिन्यूस बैंड बनेगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस बैंड बनता है तो फिर स्पेस क्वांटाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज देयर विल बी सो मेनी एंगल्स। लेकिन जो ऑब्जर्व किया गया इस एक्सपेरिमेंट में वो ये दो वैल्यू ऑब्जर्व की गई हैं। ये वाला वैल्यू जो है ऑब्वियस है, यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्टिंग फोर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ कोई करंट नहीं है, तो करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। तो ये कंडीशन हमने अचीव की है, जिसको हम स्पेस क्वांटाइजेशन नाम दे रहे हैं, और ये कंडीशन हम अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंगल प्रेजेंट होंगे। बट तो लास्ट में हमने क्या लिखा, बट एक्चुअली देयर वाज no band, which means they obtained discrete orientation of atom with respect to the field। क्योंकि कंटिन्यूस बैंड होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा बताया गया है कि वहाँ पर कोई कंटिन्यूस बैंड प्रेजेंट नहीं है, केवल दो ही ओरिएंटेशन जो प्लस और माइनस जेड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो वही प्रेजेंट है, जो कि एक स्पेसिफिक एंगल पे है। तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर फिर स्पेस क्वांटाइजेशन ही प्रेजेंट होगा। अब इसको रियलाइज करने के लिए हम अब यहाँ पर एक डेरिवेशन को भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, देखो यहाँ पर टू फाइंड अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम ऑफ एटम फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट, और इसको हम किस डायरेक्शन में मान रहे हैं, अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि हमने यही नाम लिया है आगे प्लस माइनस जेड। तो अब हमें डिफ्लेक्शन को, ये जो हमने कहा था कि P पॉइंट के ऊपर P1 है और P पॉइंट के नीचे P2 है और पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल पे वो सिमेट्रिक है, तो कितने एंगल पे जाके वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन वो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, लेट Fz जो है वो डिफ्लेक्शन फोर्स है एक्सपीरियंस्ड बाय एटम्स विच इज एटॉमिक मैग्नेट, क्योंकि वो एटम्स जो है वो बेसिकली किसके लिए है, एटॉमिक मैग्नेट के लिए है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण ही वहाँ पर डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इस डिफ्लेक्शन फोर्स को अगर हम एक्सप्रेशन वाइज रिप्रेजेंट करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि Fz इक्वल टू डेल Bz अपॉन डेल Z म्यू Jz। तो जेड डायरेक्शन क्योंकि हमने एज्यूम किया इसलिए सब जगह हमने जेड कंपोनेंट ही लेना है। अब ये डेल Bz बाय डेल Z, बी हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और बी का रिलेशन अगर हम
एच के साथ लिखना चाहे तो बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एच। तो म्यू क्या होता है, परमिएबिलिटी होती है हमारी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एक मीडियम की तरह काम करती है। और म्यू जे जेड जो लिखा हुआ है हमने, वो क्या है, जेड कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू जे ऑफ एटम। तो म्यू जे बेसिकली कंप्लीट जो है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसको हम आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। लेकिन क्योंकि हम जेड डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसलिए हमने क्या लिखा है उसको, म्यू जे जेड। अब म्यू जे की वैल्यू क्या होती है, म्यू जे की वैल्यू होती है माइनस जी ई अपॉन 2m इंटू जे। जो जे क्या कहलाता है यहाँ पर, टोटल एंगुलर मोमेंट ऑफ एटम, यानी एंगुलर मतलब कोणीय आघूर्ण ऑफ एटम, किसी भी जो है वो इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। और ये जो म्यू जे है ये हमारा क्या है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम है। तो जे जो है वो एंगुलर मोमेंट है और म्यू जे जो है वो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम है। तो इस तरह से हमने ये चीजें रिप्रेजेंट की है। पहले हमने एफ जेड डिफाइन किया है, जो कि डेल बी जेड बाय डेल जेड ऑफ म्यू जे जेड है। जेड हमने डायरेक्शन एज्यूम की, इसलिए यहाँ पर सब जगह हमने जेड कंपोनेंट यूज किया है। उसके बाद हमने म्यू जे की वैल्यू लिखी है। म्यू जे की वैल्यू लिखने के बाद हमने डिफाइन किया कि म्यू जे जो है वो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम है, और जो हमारा जे है वो क्या है, एंगुलर मोमेंट है। तो ये जो टर्म हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाली जो टर्म लिखी है, इसमें हमने क्या किया, एच क्रॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है इस टर्म को। तो ई एच क्रॉस बाई 2m ये जो बनता है, इसको हम लिख सकते हैं म्यू बी, जिसको हम कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो म्यू जे है उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस जी म्यू बी जे अपॉन एच क्रॉस। अब नेक्स्ट जो पार्ट हम करने जा रहे हैं उसमें हमने कंटिन्यूएशन में आगे लिखा है कि म्यू जे जो है वो ऑब्वियस हमने बताया था कि वो तीनों डायरेक्शन में हो सकता है। वो आई डायरेक्शन में भी हो सकता है, जे डायरेक्शन में भी हो सकता है और के डायरेक्शन में भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम ये वाली डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसलिए हम क्या लेंगे, केवल जेड कंपोनेंट लेंगे। और हमारा कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, के कंपोनेंट, जो कि हमारा यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश कहलाता है। तो म्यू जे जेड की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी म्यू बी जे जेड अपॉन एच क्रॉस। तो हमने जेड कंपोनेंट ले लिया। अब ये जो म्यू जे जेड है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो होगी माइनस जी म्यू बी अपॉन एच क्रॉस। और जे जेड जो है, जे हमारा क्या था, एंगुलर मोमेंट ऑफ एटम था, जिसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एम जे इंटू एच क्रॉस। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो एम जे इंटू एच क्रॉस हो गया। तो एच क्रॉस से एच क्रॉस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो म्यू जे जेड की वैल्यू क्या आ गई, माइनस म्यू बी जी जे इंटू एम जे। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास म्यू जे जेड की, ये हम कहाँ रख देंगे, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या थी, डिफ्लेक्शन फोर्स के बारे में थी, जो कि क्या थी, डेल बी जेड बाई डेल जेड इंटू म्यू जे जेड। तो म्यू जे जेड की वैल्यू रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से। तो एफ जेड का जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, डेल बी जेड बाई डेल जेड म्यू बी जी जे एम जे। अब ऑब्वियस है यहाँ वैल्यू माइनस आई, लेकिन यहाँ प्लस इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ क्या कंसिडर करते हैं, मैग्नीट्यूड। So since atom are experiencing force in z direction, so they will also accelerate in z direction। क्योंकि अब एटम जो है वो फोर्स किस डायरेक्शन में जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, z डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस है z डायरेक्शन के अंदर ही वो क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। तो ए जेड जो हम यहाँ पर ले रहे हैं अब, वो क्या ले रहे हैं, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन एटम इन जेड डायरेक्शन ड्यू टू वेरिएशन इन फील्ड। तो यहाँ पर ए जेड जो है वो हमारा क्या है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है। तो रेडियल एक्सेलरेशन होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। रेडियल मतलब होता है एक तरह से अलोंग, और ट्रांसवर्स होता है 90 डिग्री यानी नॉर्मल डायरेक्शन में। तो ये जो ए जेड है ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है। और वो ऑब्वियस है बिकॉज ऑफ किसके कारण है, कि जेड डायरेक्शन हमने इसलिए ली है क्योंकि हमने एज्यूम ही किया है कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, जेड डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब ए जेड का जो वैल्यू होता है वो होता है एफ जेड अपॉन एम। तो एफ जेड ऑलरेडी हम इक्वेशन नंबर 3 में निकाल चुके हैं। तो केवल इसमें 1 अपॉन एम से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी हो जाएगी, ए जेड की, जो हमारा क्या है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है। अब हम मानेंगे कि एल जो है वो हमारा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है फॉलोड बाय टाइम। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर टाइम का जो रिलेशन होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है। तो लेंथ है एल, वो हमने क्या मानी है कि वो किसकी लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ है, जिसके अंदर जो एटम होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड, जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने एज्यूम किया है, वो एक्सपीरियंस करेंगे। और v जो है वो ऑब्वियस है क्या हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो t बराबर हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, l बाई वी। अब ये जो t है
ये हम स्मॉल लेटर में लिख देंगे क्योंकि आगे जाके हमारे पास एक और टी आने वाला है जो कि एक तरह से टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जो वैल्यू आएगी हमारे पास फाइनली वो क्या आ जाएगी कि टी बराबर हमारे पास क्या माना है अपन ने, एल अपॉन वी। अब वी का जो वैल्यू होता है, ठीक है, बाय मैक्सवेल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो वी होती है हमारी क्या होती है, मैक्सवेल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसकी डेरिवेशन जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर चैनल पे अवेलेबल है, जिसको कि आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वी है उसका वैल्यू हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट 3 KT अपॉन एम लिख दिया है। तो के हमारा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर इन केल्विन है और एम हमारा क्या है, मास है। तो अंडर रूट एम कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो एल अंडर रूट एम अपॉन 3 KT। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम यूजिंग अलोंग जेड एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट यानी ऑब्वियस है कि कोई भी चीज़ कोई फोर्स एक्सपीरियंस करती है तो वो क्या होती है, अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है यानी विस्थापित होती है। तो जेड बराबर जो हमारा एक एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हाफ ए जेड टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए जेड टी स्क्वायर कहाँ से आया कि अगर हम, ऑब्वियस है कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो एक्सेलरेशन का अगर हम 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे ए जेड था हमारे पास, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए जेड इंटू टी, और दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए जेड टी स्क्वायर बाई 2। तो ए जेड का एक बार इंटीग्रेशन करने पर तो आएगा ए जेड मल्टीप्लाइड बाई टी, और टी का वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2। और प्लस माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास 2 डायरेक्शन है, एक प्लस जेड है और एक माइनस जेड है। तो प्लस माइनस इज ड्यू टू सम आर डिफ्लेक्टिंग या डिफ्लेक्टेड इन प्लस जेड डायरेक्शन एंड सम आर डिफ्लेक्टेड इन माइनस जेड डायरेक्शन। तो इसलिए हमने वो डायरेक्शन ली है प्लस माइनस जेड, और वो ऑब्वियस है सिमेट्रिकली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये क्या करेंगे, जेड जो हमारे पास लिखा है डिस्प्लेसमेंट, उसमें ए जेड की वैल्यू जो कि हमने निकाली थी इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, ये हमारी जो ए जेड की वैल्यू थी एफ जेड बाई एम, ये वैल्यू, और टी की वैल्यू जो कि हमने अभी निकाली है ये वाली, इन दोनों को पुट कर देंगे। तो जेड बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2m डेल बी जेड बाई डेल जेड। ये हमारे पास ए जेड की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई, और स्क्वायर हुआ तो वो अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया हमारा एल स्क्वायर। तो एम से एम क्या हो गया, कैंसिल आउट, फिर 2 × 3 क्या हो गया, 6। उसके बाद म्यू बी एज इट इज आ गया, एल स्क्वायर एज इट इज आ गया, जी जे एम जे एज इट इज है, डेल बी जेड बाई डेल जेड एज इट इज है। तो सिंस वी आर टेकिंग सिल्वर एटम, तो ग्राउंड स्टेट ऑफ सिल्वर स्टेट इज 5s। तो अगर हम, क्योंकि हम सिल्वर एटम ले रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट जो है वो सिल्वर की क्या होती है, 5s होती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि कोरस्पॉन्डिंग टू s स्टेट L बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब अगर हम ये कंडीशन लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं है तो S नहीं होगा। अब J बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस S होता है। तो अगर S नहीं होगा तो J बराबर क्या रह जाएगा, L, और सिल्वर एटम के लिए L क्या होता है, 0। तो अगर L भी 0 हो गया तो J भी क्या हो गया, 0। अब J 0 हो गया तो MJ भी क्या हो गया, 0, और MJ 0 हो गया तो Z बराबर भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं होने से S 0 हो जाता है, S 0 होने से J बराबर L बच जाता है, और क्योंकि सिल्वर एटम लिया है तो सिल्वर एटम के लिए L 0 होता है, L 0 होने से J 0, MJ 0 एंड Z 0। तो ये सब चीज़ें 0 हो जाती हैं, कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ जेड एक्सिस, जो जेड बराबर 0 है, सो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि जेड बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन स्पिन यहाँ पर प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा कि L बराबर 0 जो है वो तो कोरस्पॉन्डिंग टू S स्टेट हमने पहले भी ले रखा है। तो वैल्यू असाइन फॉर S जो होती है यहाँ पर क्या होती है, हाफ होती है। तो J बराबर क्या है हमारा, L प्लस S है, तो J भी क्योंकि L तो 0 है तो S की वैल्यू हाफ होने से J की वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई। अब MJ जो होता है वो क्या होता है, MS, ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हाफ और प्लस हाफ, क्योंकि एक प्लस जेड डायरेक्शन और एक माइनस जेड डायरेक्शन। अब GJ का जो एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, GJ इंटू MJ। तो MJ तो ऑलरेडी हमने निकाल दिया, प्लस माइनस हाफ। GJ की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला 1 प्लस J इंटू J प्लस 1 प्लस S इंटू S प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 अपॉन 2J J प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, J, L और S की वैल्यू पुट कर देंगे। तो J की वैल्यू हमारे पास क्या है, हाफ है, S की वैल्यू हमारे पास क्या है, हाफ है, और L की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। तो इन सब को रख के अगर हम सॉल्व करते हैं तो GJ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी,
2 आ जाएगी। तो जी जे हमारे पास 2 आ गया, एम जे हमारे पास प्लस माइनस हाफ आ गया और जे हमारे पास आ गया हाफ, एस हमारे पास आ गया हाफ। तो फाइनली हम जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जी जे इंटू एम जे अगर हम करते हैं, जी जे इंटू एम जे, तो क्या आएगा 2 इंटू प्लस माइनस हाफ यानी प्लस माइनस 1। सो वेन एवर द वैल्यू ऑफ जी जे एम जे इक्वल टू प्लस माइनस 1 और अदर देन 0 यानी 0 नहीं होना चाहिए, तो देर विल ऑलवेज बी स्प्लिटिंग ऑफ डिस्क्रीट बीम इंटू 2 और मोर कंपोनेंट। तो जब भी जी जे इंटू एम जे की वैल्यू, क्योंकि हमने माना था कि इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं है तो एम जे 0 था, तो ऑब्वियस है कि जी जे इंटू एम जे भी 0 हो गया था। लेकिन अगर जी जे इंटू एम जे की वैल्यू नॉन जीरो आती है, जैसे कि यहाँ पर प्लस माइनस 1 आई है, तो उस केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन बीम क्या होगी, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी और देयर विल एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन स्पिन। एंड इफ देयर इज नो स्पिन देन एस 0, जे बराबर एल, एल 0, एम जे 0, जी जे एम जे इक्वल टू 0, सो जेड इक्वल टू 0। सो स्टैंड गेरलाक एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ रिप्रेजेंट की गई है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन एग्जिस्ट करता है, जिसका कि प्रूफ हमने किया कि जी जे एम जे बराबर क्या है, रिजल्ट प्लस माइनस 1। और दूसरी चीज़ यहाँ पर स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में कहा गया था, तो यहाँ पर कोई कंटिन्यूस बैंड नहीं होता है, यानी स्पेसिफिक एंगल पे ही जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो स्प्लिट होती है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।